नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में कंप्लीट मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ढेर सारे नए कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सीखने को मिलेंगे और ये जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CHSL एग्ज़ाम हो या CGL एग्ज़ाम हो या MTS हो, CPO, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो 2022 के बच्चे हों या 2023 के, स्पेशली जो CGL वाले बच्चे हैं, CGL 2022 वाले, और जो CHSL वाले बच्चे हैं, वो चूँकि CGL वालों का मेंस लगा हुआ है और CHSL वालों का भी Tier 1 एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देख के जाएं। उनको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और इस क्लास का जो पर्पज़ है वो ये है कि कम से कम टाइम में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जानना आपको ज़रूरी है, उन सब का आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन हो जाए। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। आपको अगर लगे कि कंटेंट में दम है तो फिर आप इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम का ये जो टॉपिक है, इसका नाम नंबर सिस्टम क्यों रखा गया? तो नंबर सिस्टम में जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम होता है उसे ही हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है। लेकिन जो स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, वो किसका पार्ट है? वो डेसिमल सिस्टम का पार्ट है। बाइनरी से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बाइनरी से क्वेश्चन लिमिटेड आता है। बस ये क्वेश्चन आता है कि कोई बाइनरी संख्या है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या डेसिमल जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नंबर्स आपको ये पता चल गया कि नंबर सिस्टम में एक्चुअल में हम क्या पढ़ते हैं। जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम का पार्ट है। जितना भी पूरा आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, वो डेसिमल सिस्टम का पार्ट है। अब नंबर्स का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, तो उसमें वही सबसे पहले क्या आती है? सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? A+IV के जो फॉर्म में संख्याएं हैं वो क्या होती है? सम्मिश्र संख्याएं। जहाँ पे ये किससे मिलके बनी है? I का मतलब क्या होता है? इमेजनरी नंबर। तो ये A क्या है? यानी कि जो संख्या रियल और इमेजनरी नंबर से मिलके बनी होती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ठीक है। और रियल नंबर का क्लासिफिकेशन अलग है, फिर उसमें पूर्णांक आएंगे, इंटीजर आएंगे, सम आएंगी, विषम संख्या आएंगी, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ जानना आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो ज़रूरी है जानना, उस चीज़ को समझो। जैसे अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछ ले कि 0 क्या है, तो 0 एक सम संख्या है। ऐसा क्यों है वो चीज़ अभी मैं आपको समझा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इवन में इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 में 4 जोड़े तो 6, यानी कि इवन नंबर ही आएगा। ऑड में अगर इवन जोड़े तब भी ऑड आएगा, या इवन में ऑड जोड़े तब भी आपका ऑड नंबर आएगा, और ऑड ऑड को जोड़ेंगे तब भी आपका इवन आएगा। अब 0 क्यों एक सम संख्या है उसको आप समझ लो। जैसे सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 4, 6, इससे पीछे की अगर सीरीज देखें तो इसमें 2 कम करो तो 0 आएगा, फिर -2 कम करो, तो इस वजह से 0 क्या है? क्योंकि 0 के बिना ये सीरीज ब्रेक हो जाएगी बीच में, तो इसलिए 0 क्या है? ये एक सम संख्या है, ठीक है। और अगर आपको और प्रूव करना है तो आप इसके साथ भी ये जो मैंने आपको मतलब ये 4 जो आपको पॉइंट बताए, इनको भी आप सेटिस्फाई करके देख लो सम और विषम मान के। जैसे मान लेते हैं अगर ये विषम संख्या है, अगर आप कहते हो कि ये विषम संख्या है, तो विषम की जो मतलब ये क्राइटेरिया है इसको पूरा करना चाहिए। जैसे अगर ये विषम संख्या है तो इसमें विषम संख्या को जोड़ें तो विषम संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो ऑड है, ऑड में ऑड जब जोड़ेंगे तो इवन नंबर आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है आपका 3, यानी कि विषम संख्या आ रहा है। तो ये इसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। इसका मतलब 0 क्या है? एक सम संख्या है। तो ये पॉइंट आपके काम का है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई पूछे पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, लेकिन ये अप्रॉक्स मान है, कंप्लीट मान नहीं है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो क्या क्या आपको जानना है वो आप समझ लो। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो गिनती की संख्या है वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4
n तक की संख्या है। तो इनमें क्या आपके काम की बात क्या है कि नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। ये कब काम आएगा? जब आपको संख्याएं x के टर्म में अगर मानना होगा तो ये चीज़ आपके काम आएगी। अगर आप पहला नेचुरल नंबर x मानोगे तो अगला क्या मानना पड़ेगा? x+1, उससे अगला x+2, x+3, इस तरीके से मानते चले जाओगे। अब कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। यानी कि जो योग का फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, उसी का अगर आप वर्ग कर दो तो वो घनों का योग का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये सारे इन पे बेसिस आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लें तो जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 2n तक, यानी कि जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का होता है। अगर आप पहली सम संख्या x मानोगे तो अगली क्या माननी पड़ेगी? x+2, उससे अगली क्या माननी पड़ेगी? x+4, इस तरीके से। अब प्रथम n जो सम संख्याएं हैं इनका योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। और विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो 1, 3, 5 और कहाँ तक जाएंगी? ये 2n-1। ये क्या है? इसका लास्ट टर्म है। अगर n बराबर 1 रखोगे तो पहली वाली विषम संख्या आएगी, n बराबर 2 रखोगे तो दूसरी आएगी, 3 रखोगे तो तीसरी आएगी। तो इनमें भी विषम संख्याओं में भी डिफरेंस कितने का होता है? 2 का होता है। तो अगर आप पहली विषम संख्या x मानोगे तो अगली आपको क्या माननी पड़ेगी? x+2, उससे अगली क्या माननी पड़ेगी? x+4। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जैसे x+2 माना तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज आते हैं ये तो सम संख्या, ऐसा नहीं है। जब x बराबर आपने कोई विषम नंबर रख लिया, मान लेते हैं 1 रखा, तो 1+2 ये क्या दे देगा आपको? 3। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n² होता है। ठीक है, उसके अलावा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटें वो अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ठीक है, इनका कोई क्रम नहीं होगा आपका। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में, अंश और हर के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 0.5 है, इसको क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट अगर हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे 0.3 मतलब 3/10। तो ये सारी की सारी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई, इसको नहीं लिख सकते, पाई पे एक पूरी किताब है पाई के मान की, तो इसको नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ये वाला जो नंबर है इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब देखो, जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इन जितने भी ये फार्मूले हैं ये बात कोई आपको नहीं बताएगा। ये जितने भी फार्मूले हैं इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये तभी आपके अप्लाई होंगे जब संख्याएं प्रथम से स्टार्ट होंगी। जैसे अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में लगाओगे तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तभी आप उनका योग निकाल पाओगे। जैसे अगर कोई आपसे कह दे 1 + 2 + 3 11 तक संख्याओं का योगफल निकालना है या 50 तक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आप निकाल लोगे क्योंकि 50 संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 11 + 12 + 13 24 तक संख्याओं का योगफल निकालो, तो ये फार्मूला फेल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 तरीके, आप 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं जोड़ो और उतनी ही घटाओ। फिर 2 बार ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक तो 1 से लेकर के 24 तक संख्याएं, फिर 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं, उसमें से घटाओ आप। तो इसके लिए क्या है, आप ये वाला फार्मूला याद रखना। हो सकता है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे जब डिफरेंस 1 का हो, डिफरेंस 1 का किस में होगा? नेचुरल नंबर में होगा। तो योग कैसे निकालेंगे? अंतिम पद प्लस प्रथम पद, फिर अंतिम पद माइनस प्रथम से पहले वाला पद बटे 2। जैसे अगर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर से ही, जैसे नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं अप्लाई करके आपको बता देता हूं। जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक अगर संख्याओं का योगफल आपको निकालना है तो फार्मूले से क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1/2। तो n मतलब 50, 50 + 1 51 बटे 2। तो 2 से काटोगे तो 25, तो 25 × 1 25, 86 लगा 2, और 25 × 5 कितना हुआ? 125, और
25 पंचे 125 और 2 कितना हुआ 127, यानी कि 1275 आएगा। अब इस फार्मूले से लगाते हैं, क्या देखो 1275 आएगा या नहीं आएगा। तो 1 से लेकर के आपका 50 तक संख्या है, तो अंतिम पद क्या है 50, फिर प्रथम पद क्या है 1, फिर अंतिम पद 50, प्रथम से पहले वाला पद। तो अगर 1 से ही यानी कि प्रथम पद से ही स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले कोई पद ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या ले लेंगे 0 बटे कितना आएगा 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 और 51 को मल्टीप्लाई करना है, इतने आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये फार्मूला जो है वो हर जगह लग जाएगा, चाहे प्रथम से दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। तो याद रखोगे कैसे, अगर डिफरेंस 1 का होगा तो नीचे क्या आएगा 2 आएगा, और डिफरेंस अगर 2 का है तो 2 का डिफरेंस किस में होता है, सम और विषम में होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, योग निकालने का अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इसी से रिलेट करो, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, फिर अंतिम पद माइनस प्रथम से पहले वाला, अगर सम संख्याओं का निकाल ले हो तो उससे पहले वाला सम पद, अगर विषम निकाल ले हो तो उससे पहले वाला विषम पद। जैसे कि मान लेते हैं कि विषम दो जो सम संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती हैं, तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो प्रथम से पहले सम संख्या 2 से पहले क्या होगा 0 होगा। अगर विषम के में लगा रहे हो तो 1 से अगर वो स्टार्ट हो रही हैं तो इससे पहले क्या होगा, 1 से अगर स्टार्ट हो रही हैं तो इससे पहले वाला पद क्या होगा 0 होगा। तो समझ गए होंगे आप। अगर आपको, और नीचे क्या आएगा आपका 4 आएगा, यानी कि जब डिफरेंस 1 होगा तो नीचे 2 आएगा, और डिफरेंस अगर 2 का होगा तो नीचे क्या आएगा 4 आएगा। ये कब आपके काम आएगा, जब आपका जो संख्याएं होंगी, जैसे अगर प्रथम से स्टार्ट हो रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 से अगर स्टार्ट हो रही हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इस फार्मूले को आप ध्यान रखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आप समझ लो। जैसे कि 2 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या होती है कि जब किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो संख्या 2 से डिवाइड होती है। जैसे 12 है, 248 है, 146 है, कुछ भी। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, ये यहाँ पे आपका मैं कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। जो जो पॉइंट्स जो आपके काम के हैं, जिन पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं, वो उसका आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा जब आप इसको पढ़ लोगे, रिवीजन आपका हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज आपको होनी चाहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, वो आपको पता चल जाएंगे, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई कि संख्या के लास्ट में तो 0 हो या संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित होती है तो संख्या 2 से कटती है, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यदि किसी संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होता है तो संख्या 3 से कटती है। जैसे 243 है कि ये 3 से कटेगी, बिल्कुल। देख लेते हैं कैसे, इसके अंकों को जोड़ के देखो, 4 3 7 2 9, 9 जो है वो 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 126 6 2 8 1 9, यानी कि अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरी तरीके से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। जैसे 729 9 2 कितना हुआ 11, 11 7 कितना हुआ 18, 18 9 से कटता है, यानी कि संख्या 7 से 9 से कटेगी। 27 7 2 9, 9 से कट रहा है, यानी कि संख्या 9 से कटेगी। अब 6 की डिविजिबिलिटी कैसे बनाओगे, इसे बनाना भी सीखो। 6 की डिविजिबिलिटी किससे बनेगी, 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 × 3, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसको जब मिक्स करेंगे तो 6 की डिविजिबिलिटी बनेगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में तो 0 हो या कोई सम संख्या हो तो संख्या 2 से कटेगी, और उसके अंकों का योगफल अगर 3 से कटे तो पूरी 3 की डिविजिबिलिटी और 2 की डिविजिबिलिटी को हमने मिक्स कर दिया तो संख्या 6 से कटेगी। क्या, अगर उसके लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो और उसके अंकों का योगफल 3 से कटे तो संख्या 6 से कटेगी। जैसे 216 फॉर एग्जाम्पल, तो लास्ट में आपकी सम संख्या है, यानी कि 2 से कटेगी। अब देख लेते हैं अंकों को योग करके, तो 6 2 8 1 9, यानी कि वो 3 से आपका कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से कटेगी। ऐसे 36 को भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर आपको 12 की डिविजिबिलिटी बनानी पड़े तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 4 की डिविजिबिलिटी लगेगी यहाँ पे और 3 की लगेगी। तो कोई संख्या 4 से कब कटती है, जब उसके लास्ट में 2 0 हो या लास्ट के 2 अंक 4 से कटें। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जब संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी तरीके से कट जाए तो संख्या 12 से भी कटेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4344 है, अब देखो इसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, बिल्कुल, तो ये संख्या 4 से तो कटेगी। अब देखो क्या 3 से भी कटेगी, अगर 3 से कट जाती तो संख्या को 12 से काट सकते हैं पूरा। तो 4 4 8
8 4 12 3 15 यानी कि 3 से कट रहा है, तो ये पूरा नंबर 12 से कटेगा। काट के देख लो, 12 से काटेंगे, 12 3 36, कितना बचा आपका 4 3 7, 4 74 और 5 6 72 2 और 12 दूनी 24। ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी तो मैंने बता दिया कि संख्या के लास्ट में या तो 2 जीरो हो या लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटेगी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के लास्ट में या तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से अगर कटें तो संख्या 8 से कटेगी। इस तरीके से 16 की बना सकते हो, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। अगर संख्या के लास्ट में 4 जीरो हो या लास्ट के 4 अंक 16 से कटें तो वो संख्या 16 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ठीक है। अब 18 की डिविजिबिलिटी आपको बनानी है, तो 18 की डिविजिबिलिटी किससे बनेगी? 9 और 2 से बनेगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट में जीरो हो या कोई सम संख्या हो और संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटे तो वो संख्या 9 से कटेगी, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का यूज़ क्या है? डिविजिबिलिटी पे बेसिस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेने का प्रयास किया ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस पे फोकस नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल इसलिए ले लिए ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। जैसे कि इस तरीके क्वेश्चन आता है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो आपको जब 9 की डिविजिबिलिटी पता होगी तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से अगर पूरी तरीके से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। जोड़ के देख लो, 7 6 13, 13 3 कितना हुआ आपका 16, 16 5 कितना हुआ 21, 1 22, 22 में कितना जोड़े ताकि मतलब 9 से कटने वाला अंक आए तो 5 अगर जोड़ दे तो 27 हो जाएगा, यानी कि स्टार की जगह पे क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो संख्या है स्टार की जगह पे क्या होगा? अगर ये संख्या 3 से कटती तो 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 2 9 7 कितना हुआ 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 में क्या जोड़ें की संख्या जो है वो आपकी 3 से कट जाए। तो 24 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 24 के लिए 2 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो फिर अगला 3 नंबर और आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 5 जोड़ेंगे तो 22 5 27 बनेगा, यानी कि संख्या तब 3 से आपकी डिवाइड होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर है वो 11 से पूरी तरीके से कटना चाहिए। जैसे सम और विषम स्थान का मतलब ये हुआ, जैसे अगर ये वाला अंक ले रहे हो तो फिर एक छोड़ के ये वाला अंक, फिर ये वाला अंक, और यहाँ से ले रहे हो तो ये वाला अंक, फिर एक छोड़ के ये वाला अंक, ये वाला अंक, ठीक है। तो ये होता है सम और विषम स्थान। तो 7 में अगर हमने स्टार जोड़ा, स्टार को भूल जाओ, यहाँ पे कितना आया 8 3 11, 11 और 4 कितना हुआ आपका 15, ये 15 हुआ। और यहाँ पे कितना हमारे पास बना 7 और 7 9 7 कितना हुआ 16, 16 5 21, 21 प्लस स्टार माइनस 15 करना है। तो अब जो भी ऑप्शन दिए हैं, क्या यहाँ पे आपको 15 अगर इसमें से घटाना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 11 बनाना पड़ेगा या 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 क्या बन सकता है 21 में अगर हम 15 ही घटाने के हमारे पास संभावना है तो 15 अगर घटेगा तब भी कुछ बचेगा, यानी कि यहाँ पे हमें 11 बनाना पड़ेगा। तो 11 कब बनेगा जब हम यहाँ पे 5 लें, तो 21 5 26 में से 15 जाएगा तो 11 बचेगा, यानी कि संख्या जो है 11 से कट जाएगी पूरी पूरी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतनी डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी पे ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट समझो, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। देखो फैक्टोरियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रा करके नीचे बूंदी करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल अगर n लिखा है तो इसको अगर हमें खोलना है तो हम क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n-1, और खोलना है तो n(n-1) और अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n-2। अगर पूरा इसको ब्रेक करना है तो n(n-1) n-2 ... 4 3 2 1 ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी 4 3, इसको तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक कि लास्ट यानी कि जो एक नंबर है वो ना आ जाए। तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 24 होती है। फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 5 × 20 3
60 दूनी कितना हुआ 120। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको समझो। अब यहाँ से टाइप बनना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले जो आपने अभी तक ना पढ़े हों। जैसे 1 से लेकर के 100 तक अगर संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी फॉर्म किया जा सकता है कि फैक्टोरियल 100, ये एक्चुअल में लिखा क्या है फैक्टोरियल 100, यानी कि फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चाहे फैक्टोरियल 100 का है या 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं को गुणा करके बोला जाए, तो बात दोनों की एक ही है। तो जीरो कैसे बनते हैं, देखो जीरो बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 की जरूरत होती है, लेकिन वो संख्या पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई भी नंबर दे दिया जाए आपको, जैसे कि मैंने कहा कि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 8, यहाँ पे जो जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरो हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो 5 पे भी डिपेंड करते हैं और 2 पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन सिचुएशन भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अब 5 हमारे पास तो बहुत है, लेकिन 2 जो है वो 4 ही है, इसका मतलब जीरो जो है, जीरो बनने के लिए 5 और 2 दोनों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो जीरो डिसाइड करेगा वो 2 डिसाइड करेगा, 2 4 है, इसका मतलब है जीरो हमारे 4 ही बनेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8, तो यहाँ पे 5 डिसाइड कर रहा है कि जीरो कितने बनेंगे, तो क्योंकि जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बन पाएंगे, तो यहाँ पे कितने जीरो बनेंगे 3, जबकि 2 हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जीरो जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं अगर हैं, इनको आपस में गुणा करें तो 2 तो तमाम होंगे, इसका मतलब है 5 जो होंगे वो निश्चित होंगे। तो 5 को अगर हम निकाल लें कि 5 कितने बार आएगा, उतने ही जीरो होंगे। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में जीरो निकालने के लिए हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 से डिवाइड करना पड़े, वहाँ पे 2 की उपयोगिता होगी तो 2 निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका। तो 5 कैसे निकालेंगे, इसको तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि ये जो नंबर है, जो इसका भागफल आ रहा है, वो 5 से कम ना आए। तो 100 तक पूछा जा रहा है, तो 100 को 5 से डिवाइड किया, भागफल कितना आया 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया भागफल 4। अब 5 से कम है, इसका मतलब इतने ही जीरो होंगे। कितने 5 बने हमारे पास, 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास 24 5 आ रहे हैं। इसका मतलब है जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। तो ये लगाने का तरीका है, तो समझ गए होंगे आप। ऐसे 1 से लेकर के 1000 तक अगर संख्याएं इनको गुणा किया जाए, या फैक्टोरियल 1000 इसको लिख सकते हैं, इसमें जीरो कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 को 5 से डिवाइड किया 200, 200 को 5 से डिवाइड किया 40, फिर 5 से बड़ा है तो 40 को 5 से डिवाइड किया 8, 8 भी 5 से बड़ा है, फिर डिवाइड किया, एक बार जाएगा, तो इतने ही टोटल 5 होंगे और इतने ही जीरो बनेंगे। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जीरो जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर कहा जाए 1 से लेकर के 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 99 तक अगर संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितने जीरो होंगे। तो जीरो के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। 5 जो है 2 के बिना अधूरा है, 2 जो है वो 5 के बिना अधूरा है। तो जो विषम संख्या है उसमें 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर हम विषम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर फैक्टोरियल 100 ना दे करके फैक्टोरियल 46 दे दे तो कैसे करेंगे, तब भी यही कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के अगर 46 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो जीरो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये जो लास्ट नंबर जहाँ तक इसे एक्सपेंड किया गया है उसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 नाम 45, फिर 9 5 से बड़ा है तो 9 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, अब जो नंबर बचेगा 4 वो 5 से कम है, यानी कि टोटल जो 5 हैं वो कितने होंगे 10 होंगे और इतने ही आपके जीरो होंगे। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए 2 4 6 8 98 तक संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो कितने जीरो होंगे, तो ये सम संख्या है। तो सम वाला क्वेश्चन कैसे लगाओगे, यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो गया अंदर, ये क्रमागत संख्या हो गई 49 तक। तो 49 तक संख्याओं में अगर हमको जीरो निकालने हैं तो यहाँ पे 2 तो तमाम होंगे, सिर्फ 5 निकालना है। तो 5 से डिवाइड करो, 9 बार जाएगा, फिर 9 को 5 से डिवाइड करो, यानी कि टोटल 5 कितने होंगे 10 और जीरो कितने होंगे वो भी 10 होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे जीरो निकालेंगे, क्रमागत कितने जीरो आएंगे अगर कितनी भी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं।
भाजकों की संख्या क्या होती, भाजक का मतलब कि कोई संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि 4 जो है वो कितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो 4 जो है वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इससे ऊपर और किसी नंबर से नहीं कटेगा। यानी कि इसके जो भाजकों की संख्या है वो 3 है। लेकिन आपने 4 में तो बता दिया कि भाई भाजकों की संख्या 3 होगी, लेकिन नंबर बड़ा अगर पूछ दिया जाए, जैसे पूछ दिया जाए कि 12,483 ये नंबर है, इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी, या इस संख्या को कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, तब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट भी बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 कैसे आया, इसको अगर हम मिनिमम पावर में तोड़ें तो ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो भाजकों की संख्या है वो पावर में 1 जोड़ने पर आ रही है, 2 + 1 3 है, ठीक है। ऐसे अगर 8 के भाजकों की संख्या निकालें तो 8 कितनी संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, यानी कि इसके भाजकों की संख्या कितनी है, 4। तो कैसे आ रहा है, 2 को, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि भाजकों की संख्या पावर में 1 जोड़ने पर आ रही है। 3 + 1 कितना हुआ, 4। तो इसका मतलब है भाजकों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, कोई भी जो संख्या है उसके फैक्टर करेंगे और फिर जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और आपस में उन्हें गुणा कर देंगे। जैसे 120 में भाजकों की संख्या, इस क्वेश्चन को 2 फॉर्म में पूछा जा सकता है। 120 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 120 की में भाजकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे करोगे, 120 के फैक्टर करो, तो इसे इस तरीके से आप कर सकते हो। तो 2 की पावर 3 बनेगी, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो भाजकों की संख्या निकालनी है तो 3 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 4, 1 में 1 जोड़ा तो 2, और 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 2, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 1 जोड़ रहे हैं उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये 120 जो है वो टोटल कितनी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, 16 संख्याओं से। आपको निकालना पॉसिबल नहीं है, छोटी संख्या में निकाल सकते हो कि भाई इन संख्याओं से कट जाएगा। 24 तो कई संख्याओं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और आपका 5 से भी कटेगा, 6 से। तो टोटल कितनी संख्याओं से कट जाएगा, 16 संख्याओं से। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो वहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना, ठीक है। 24 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि 24 के भाजकों की संख्या क्या होगी। तो 24 क्या होता है आपका, 8 × 24, 8 मतलब 2 की पावर 3 और 3 पे पावर 1। तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 + 1 4, और 1 कितना हुआ, 2, तो 4 दूनी कितना हुआ, 8। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप मौखिक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 143 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो 143 क्या होता है, 11 × 13 होता है। तो जब पावर कुछ नहीं होती तो 1 पावर मानी जाती है। तो 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 2, और 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 2, 2 दूना कितना हुआ, 4। अब जैसे कोई बड़ा नंबर ले लिया गया, 6048 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो इसके पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे इस तरीके से, इस मेथड से, ठीक है। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो छोटी संख्या देके आपसे पूछा जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और आए भी हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो भाजकों की संख्या क्या होगी, 5 में 1 जोड़ा 6, 3 में 1 जोड़ा 4, और 1 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 2, यानी कि 6 चौक 24 दूनी 48। तो समझ गए होंगे आप ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जैसे अगला जो टाइप है, मैंने ये कंप्लीट नोट्स हमारे हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, तो यही इसी का मैं कंप्लीट आपको रिवीजन करा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत से मैंने बनाए और इससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो अब इसे आप लाइक भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। 100 और 200 के बीच, अब ये एक नंबर मैंने मान लिया। अब ये जरूरी नहीं कि 100 और 200 के बीच पूछा जाए, यहाँ पे नंबर 100 की जगह पे कुछ और हो सकता है और 200 की जगह पे कुछ और हो सकता है। 3 से कितनी संख्या ऐसी हैं जो 100 और 200 के बीच जो 3 से विभाजित होंगी। तो पहले बेसिक मेथड समझते हैं कि इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है। तो 100 और 200 के बीच 3 से विभाजित होने वाली, तो 100 के बाद पहली संख्या क्या है, 102, फिर 105, फिर 108, और लास्ट संख्या क्या होगी, 198। तो ये समांतर श्रेणी बन गई, यानी कि सभी के बीच में गैप जो है वो बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है सभी के बीच में 3। तो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में अंतिम पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। तो टोटल आपको संख्या ही तो निकालनी है कि कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 3 से कट रही हैं। तो ये L कितना है 198, प्रथम पद कितना है 102, n-1 इंटू 3 जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 32। यानी कि टोटल कितनी संख्याएं 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। यानी कि टोटल कितनी संख्या है 100 और 200 के बीच ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं, तो 33 हो गया। लेकिन आप इस तरीके से तो करोगे नहीं क्वेश्चन को, ऐसे तो बहुत टाइम आपका खराब होगा। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे 100 और 200 के बीच पूछा गया कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो कुछ नहीं करना, जहाँ से जहाँ तक पूछा गया उसको बस जिस नंबर से डिवाइड करना है, मतलब डिविजल पूछा गया है उससे डिवाइड कर दो। जैसे 100 और 200 के बीच पूछा गया तो 100 को 3 से डिवाइड किया, 200 को 3 से डिवाइड किया। ये कितने बार देखो, अगर पूरा पूरा कट जाए नंबर तो वहाँ पे एक कम करके लेंगे, लेकिन अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो जितना भागफल आया उसको पूरा ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 99 बार जाएगा, एक बचा, यानी कि कुछ बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा 33 ले लिया। यहाँ पे काटेंगे तिछाक 18 यानी कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि पूरा 66 ले लेंगे। तो संख्याएं कितनी होंगी, इनको डिफरेंस कर दो 33, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ रिमाइंडर बचेगा तो पूरा जितना भागफल आ रहा है वो ले लेंगे और उसको घटा देंगे। अगर कट जाएगा, कोई एक नंबर कट जाए तो उसको एक कम करके लेंगे। जैसे अगर ये पूरा 33 बार चला गया होता तो यहाँ पे 32 लेते, फिर 32 माइनस 66 करते। अभी ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर दोनों नंबर कट जाएं पूरे पूरे तो उसमें से किसी एक में कम करेंगे। किस में कम करेंगे, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें कम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये भी 33 बार चला जाता पूरा पूरा और ये 66 बार चला जाता, तो फिर इसमें कम करते, फिर दोनों में कम नहीं करते, इसमें कम करते, 65 से 33 घटाते, तो इतनी संख्या होती, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया अगला आपसे कि 500 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 3 और 12 से पूरी तरीके से कटती हैं। तो 4, 3, 12 मतलब जो संख्या 4, 3 और 12 से कटेगी वो किससे पूरी पूरी कटेगी, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा 12, यानी कि वो संख्या 12 से कटेगी। जो 4, 3 और 12 से कटेगी तो इसका एलसीएम निकाल ले, यानी कि वो संख्या 12 से कटेगी। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 500 और 1000 के बीच में 12 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो 500 को 12 से डिवाइड कर दिया, 1000 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो कितने बार गया, देखो 5 चौक 48, 2 बचा, 12 एकन 12, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा 41 ले लेंगे। यहाँ पे 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, 4 0 और 12 3 36, यानी कि पूरा कुछ रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 83 आ जाएगा और इसका डिफरेंस कितना हो गया 42, यानी कि 42 संख्या होंगी। आप बेसिक से लगा लो, यही आपका आंसर आएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 300 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। तो 2 3 से कटने वाली संख्या यानी कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है। तो 300 को 6 से डिवाइड करेंगे और 400 को 6 से डिवाइड करेंगे। देखो 6 पंचे 30, पूरा पूरा कट गया तो एक नंबर कम कर देंगे, ठीक है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो एक कम कर देंगे। यहाँ पे 6 छंग 36 और 6 छंग 36, यानी कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि यहाँ पे पूरा 66 लेंगे। अगर ये भी नंबर कट जाता तो फिर बड़े वाले में से घटाते, तो 66 में से 49 गया तो कितना बचा 17, यानी कितनी संख्याएं होंगी 17 होंगी। अगला, अब मैंने ये भी केस ले लिया है कि अगर दोनों कट जाएं तो 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं जो 2 4 और 5 से पूरी पूरी कटेंगी। तो 2 4 5 का एलसीएम कितना हुआ 20, यानी कि 100 और 300 के बीच में 20 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछ रहा है। तो 20 से इसे काटेंगे, 20 से इसे काटेंगे, 5 बार चला गया, ये 15 बार चला गया। अब दोनों नंबर आपके पूरे पूरे डिवाइड हो गए, तो अब दोनों में एक एक कम नहीं करेंगे, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है उसमें एक कम करेंगे। तो 15 में एक कम किया 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे आपका रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिमाइंडर जब क्वेश्चन आपका रिमाइंडर वाला आता है तो उसमें सिर्फ आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला, अगर संख्या a बटे a की पावर n बटे a+1 के टर्म में हो, और दूसरा a+1 की पावर n बटे a के टर्म में हो। ये 2 कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आता है जब रिमाइंडर आपसे पूछा जाता है। जैसे ये केस क्या है कि जब अंश जो है वो हर जो है वो अंश से एक बड़ा है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अंश जो है वो हर से एक बड़ा है।
तो अगर यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में n अगर सम होगा तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 1 होगा, और n अगर विषम होगा तो रिमाइंडर क्या होगा a होगा। और इस वाली कंडीशन में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, यहाँ पे n चाहे सम हो या विषम हो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। यानी कि इस वाली जो सिचुएशन है इसको ही आपको याद रखना। अगर ऊपर वाला अंश बड़ा है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर आपका क्या होगा, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे सम हो या विषम हो, आपका जो रिमाइंडर है वो बन ही रहेगा। लेकिन इस वाले केस में अगर a की पावर n बटे a+1 के टर्म वाला आपका कंडीशन है तो n अगर आपका सम है तो रिमाइंडर 1 होगा, और अगर विषम है तो a होगा। अब इसको समझ लो ऐसा क्यों होता है। जैसे पहला वाला अगर केस लें तो जो अंश है वो हर से एक कम है आपका, तो 4/5 के टर्म में ले सकते हैं। अब यहाँ पे सम संख्या ले लो, तो n बराबर अगर हमने 2 ले लिया तो कितना हुआ, 4 की पावर 2 16, 16 को 5 से काटेंगे तो कितना बचा, देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब अगर 3 ले लें तो कितना हुआ 64, 64 को 5 से काटेंगे तो कितना बचा 4, देखो 4/5 आएगा। कुछ स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो 4/5 का मतलब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 5 से नहीं कट रहा है तो 4 ये रिमाइंडर में ही जाएगा आपका, उसको 4/5 नहीं लिखेंगे। जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपसे पूछ रहे हैं तो 4/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से डिवाइड किया यानी कि 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो देखो 4 बच रहा है, इसका मतलब 4 किसको माना, a को, यानी कि a आ रहा है। तो इस तरीके से इस कंडीशन को आप समझ गए होंगे। तो अगर संख्या a की पावर n बटे a+1 के टर्म में है तो n अगर सम होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, और अगर विषम है तो रिमाइंडर a होगा। और a+1 की पावर n बटे a के टर्म में है तो चाहे n सम हो या विषम हो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको आप देख लो। जैसे कि 243 बटे 244, 243 की पावर 199 बटे 244, तो ये किस वाली कंडीशन का है, a बटे a+1, नीचे उससे एक ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन अगर पावर क्या है, विषम है, तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर आएगा वो a ही आएगा, यानी कि 243। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे। 314 की पावर 117 बटे 315, तो देखो यहाँ पे a बटे a+1 वाली कंडीशन है, पावर क्या है, विषम, तो रिमाइंडर क्या आएगा, a, यानी कि 314। 1999 की पावर 1999 बटे 1998, तो ये ऊपर क्या है, ज़्यादा है, नीचे कम है, यानी कि इस कंडीशन में चाहे पावर सम हो या विषम हो रिमाइंडर 1 ही आपका रहेगा। अगला है आपका 111 बटे 110, 111 की पावर 1199, तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है एक नीचे वाले से, इसका मतलब है ये दूसरी वाली कंडीशन है, उसमें पावर चाहे सम हो या विषम हो रिमाइंडर आपका 1 रहेगा। अगला देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, यानी कि यहाँ पे आंख मीच के आप लगा सकते हो कि इसका आंसर 1 ही आएगा। अब ये तो सिंगल वाले आ गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी डबल फॉर्म में इस क्वेश्चन को आपका डिज़ाइन किया जाता है। जैसे 67 की पावर, आपने देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, 67 की पावर 69 + 66 बटे 68, इसको अगर हम डिवाइड करें इससे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें पहले आप देखो ये कौन सा फॉर्मेट है आपका, a बटे a+1, यानी कि एक पावर मतलब ऊपर जो है एक कम है, नीचे एक ज़्यादा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर से एक ज़्यादा, यानी कि पहली वाली कंडीशन बन रही है। इसमें पावर अगर विषम होती है तो रिमाइंडर क्या बनता है हमारा, 60, मतलब a ही बनेगा। a क्या है, 67 + 66 बटे 68 है, तो ये 66 एक अगर इसको दे देगा तो ये 68 हो जाएगा, बचेगा क्या, 65 रिमाइंडर। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, ये 65 बटे 68 होगा, नहीं बेटा, इसको रिमाइंडर में बोला जाएगा। 65 को 68 तो है वो तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब इससे छोटा वैल्यू है, इसका मतलब ये रिमाइंडर में जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 65 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। जैसे पूछ लिया गया आपसे 25 की पावर 11 + 4 बटे 24, तो ये देखो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, इसको पहले देखो आप, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है यानी कि a+1, तो इसमें इस कंडीशन में आपका जो मतलब रिमाइंडर होता है वो 1 ही आता है आपका। तो 1 + 4 बटे 24, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 24 से कम है, इसका मतलब ये पूरी रिमाइंडर में जाएगी, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 5 होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब यहाँ पे निश्चित जो मतलब एक फिक्स फॉर्मेट है उन्हीं पे आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि अंडर रूट में 12 लिखा हुआ है
प्लस फिर अंडर रूट 12 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या करना है, जो भी नंबर लिखा है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 4 तियां 12। अगर वैल्यू प्लस वाली है तो बड़ा वाला वैल्यू जो होगा आंसर होगा, अगर ये माइनस में है तो छोटा वाला वैल्यू आंसर होगा। जैसे 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अंडर रूट इस तरीके से लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब इसका रीज़न क्या है, अब ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझ लो। अब ऐसा इसलिए होता है, जैसे हमने इसको मान लिया x के बराबर है ये, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा बाहर और फिर ये अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ये इनफाइनाइट तक है। तो इसको हमने x माना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो एक फैक्टर होता है x माइनस 4 और एक x प्लस 3, यानी कि x बराबर, चूँकि प्लस वाला ले नहीं सकते क्योंकि उससे माइनस आएगा तो माइनस में हो नहीं सकता आंसर, तो x बराबर क्या होगा, 4 होगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में बड़ा वाला आंसर बनता है। और जब माइनस वाली कंडीशन होगी तो ये जो 3 वाला है ये माइनस में आएगा, तो इसलिए इसका निगेटिव वाला आंसर सही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब भी इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आएगा तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो, और अगर प्लस की सीरीज चल रही है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर माइनस की सीरीज चल रही है तो आंसर छोटा वाला होगा। जैसे ये है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तीसरा फॉर्मेट इसमें ये बनता है कि अगर ये गुणा के टर्म में इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है कोई भी नंबर, तो जो नंबर है वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अंडर रूट 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक लिखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका रीज़न क्या है वो आप समझ लो। जैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हमने x अगर मान लिया तो x स्क्वायर करें तो 12 आएगा बाहर, अंडर रूट 12 और इनफाइनाइट तक आ जाएगा। इसको हमने क्या माना था, x, इससे कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया, 12। तो ये रीज़न है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि तीसरा इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है, इसमें ये फॉर्मेट बनते हैं आपके। तो अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है आपका तो आंसर क्या होगा, यही नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कुछ फिक्स स्थान तक गुणा में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये जो 12 है इसको नोट करना है। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 1/2 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 लिखोगे, ऊपर 8 से 1 कम। अगर जैसे यहाँ पे एक बार और अंडर रूट होता तो 12 और कितना ज़्यादा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे क्या होता 16, ऊपर 1 इससे कम यानी कि 15। इसको भी लगाने का तरीका वही है, ठीक है। x मान के आप इसको भी जब लगाओगे तो यही आएगा आपका। अब जैसे ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 9.90 प्लस वाली सीरीज चल रही है यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अंडर रूट 56 56 56 माइनस की सीरीज चल रही तो 7 8 56 होता है, माइनस की सीरीज में छोटा वाला जो आंसर है वो हो जाएगा सही। अंडर रूट 2 इनफाइनाइट तक चल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 ये देखो फिक्स स्थान तक है, अंडर रूट 3 तो क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे और देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 नीचे आएगा और ऊपर कितना हो गया, 31। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉमन फैक्टर से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपके 2 फॉर्म बनते हैं यहाँ पे। एक, अगर x की पावर n, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, x की पावर n प्लस a की पावर n के टर्म में अगर संख्या है तो n अगर विषम है तो इस कंडीशन में इसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या होता है, x प्लस a। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये नंबर और ये नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन इनकी पावर n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पावर n है, यानी कि पावर जो है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर पावर दोनों की बराबर नहीं है तो उनको बराबर बनाएंगे, फिर कॉमन फैक्टर का ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। समझ में आ गया। x की पावर n का मतलब यही हुआ कि x कोई अलग नंबर हो सकता है लेकिन पावर इसकी n है, a कोई अलग नंबर हो सकता है लेकिन इसकी भी पावर n है। तो अगर ये n विषम है तो इस कंडीशन में इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, x प्लस a। ऐसा क्यों, जैसे अगर हम कहें अगर पावर 1 लें तो x प्लस a होगा, क्यूब लें तो 3 लें विषम नंबर तो x क्यूब प्लस a क्यूब, तो
एक्स प्लस ए बनता है और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बनता है। तो देखो x प्लस ए एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है अगर n विषम है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा x प्लस ए। अगर n जो है वो सम है आपका तो इस कंडीशन में इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होगा, आप देखो अगर दो रखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके कोई फैक्टर होते नहीं होते हैं। इसका मतलब है जब ये प्लस वाली कंडीशन होगी तो विषम नंबर ही होने पर आपका कॉमन फैक्टर बनेगा और वो क्या बनेगा एक्स प्लस ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन आपका ये होता है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ये माइनस वाला टर्म है। तो अगर यहाँ पे एन विषम है तो इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या होता है एक्स माइनस है। ठीक है, और एन अगर विषम है तो इस कंडीशन में इसके दो कॉमन फैक्टर होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। क्यों ऐसा होता है उसको समझ लो। जैसे अगर विषम है तो एक्स माइनस ए वन अगर लें, फिर अगर 3 लें तो एक्स क्यू माइनस ए क्यू, यानी कि यहाँ पर भी एक्स माइनस ए आ जाएगा। ऐसे अगर सम वाली कंडीशन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर होते हैं एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। इस कंडीशन में इसके दोनों कॉमन फैक्टर होते हैं। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको समझो। जैसे 23 की पावर 10 2 की पावर 10 किस संख्या से भाग नहीं होगा, यानी कि ये इनडायरेक्टली आपसे कॉमन फैक्टर का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी कि जो इसका कॉमन फैक्टर होगा उससे ये संख्या कटेगी। तो कॉमन फैक्टर लगा सकते हैं। कॉमन फैक्टर के लिए कंडीशन क्या होगी? पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम है और ये कौन सी कंडीशन बन रही है? एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। तो पावर क्या है? सम है, यानी कि इस कंडीशन में इसके दो कॉमन फैक्टर होंगे। एक तो क्या होगा x माइनस से, यानी कि 23 माइनस 2 भी इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, और दूसरा 23 प्लस 2 यानी कि ये भी इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो ये क्या बना? 21, ये 3 और 7 से कटता है, 25 ये 5 से कटता है, तो 3 से भी ये संख्या कटेगी, 7 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, केवल 4 से नहीं कटेगी। तो समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर से कैसा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया था कि n जो है वो सेम होना चाहिए, उसमें ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर का ही क्वेश्चन है। लेकिन कॉमन फैक्टर कब लगा पाओगे? जब पावर सेम होगी। तो 3 की पावर 41 है प्लस इसको लिख सकते हैं 82 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू आपका क्या हुआ? 2 इंटू 41 हुआ। ठीक है, तो 7 की पावर 3 की पावर 41, 7 की पावर 2 का मतलब 49 की पावर 41। अब ये कॉमन फैक्टर के टर्म में आपका बन गया, क्योंकि इसकी पावर जो है दोनों की सेम है। तो ये किस फॉर्म में है? एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा? एक्स प्लस ए, यानी कि 3 और 49 ये संख्या किससे कटेगी? 52 से। तो 52 से कौन कौन संख्या कटती है? 4 भी कटता है, 13 भी कटता है, 26 भी कटता है दिए गए ऑप्शन में। केवल कौन नहीं कटता है? 3। तो यही जो है वो 3 जो है वो नहीं कटेगा। समझ गए? इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में भी बनता है। तो देखो यहाँ पे इसकी पावर सेम है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है? x की पावर n प्लस ए की पावर n। तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा? x प्लस ए। ऐसे यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी तो इसका एक कॉमन फैक्टर x प्लस ए होगा। अगर ये वाली वैल्यू सेम है तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा? x प्लस ए। तो इसका कॉमन फैक्टर ही पूछा गया, तो क्या होगा? x प्लस ए, 127 प्लस 97। क्लियर? ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका दिया गया है कि को 36 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है पहले इसका कॉमन फैक्टर निकाल लो और फिर उसको 36 से डिवाइड करो। तो पहले इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया हमारे पास? अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास। तो ये x की पावर n माइनस ए की पावर n के टर्म में है, और इसकी पावर जो है वो क्या है? विषम है। इस कंडीशन में इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा? x माइनस ए, यानी कि 36। तो इसको अगर हम 36 से काटेंगे तो ये संख्या जो है वो 36 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आपका यूनिट डिजिट। इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग, अगला जो टाइप है वो है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक। तो जब भी कोई संख्या मान लेते हैं, ये लिखा हुआ है 52, तो इसका इकाई का अंक क्या है? जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है
वो इकाई का अंक होता है। जैसे उसके बाद बढ़ोगे तो दहाई का अंक, फिर सैकड़े का अंक। तो अब ये जो चार मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाए हैं, ये आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि इकाई के जो अंक हैं उसमें क्या रूल फॉलो होते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछे 47 इंटू 48 इंटू 49, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे उसे। यहाँ पे पूरी संख्याओं को आपस में गुणा करने की जरूरत नहीं है, इनकी इकाई के अंक को आपस में गुणा कर दो। जैसे 9 अठे 72, जहाँ पर भी दहाई बने तो दहाई वाला अंक छोड़ दो, 72 में 7 छोड़ दो, 2 बचा, और 2 सत्ते 14, यानी कि इसकी इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि यहाँ से आपको पहला कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि गुणा करने पर इकाई के अंक भी आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये संख्याएं जोड़ के टर्म में दी हैं और इनका इकाई का अंक पूछा गया तो इनके इकाई के अंक को जोड़ दो। 8 7 कितना हुआ, 15, तो 5 लिया, सिर्फ दाई वाला अंक छोड़ दिया, और 5 9 कितना हुआ, 14, यानी कि इकाई का अंक कितना, 4। यानी कि जोड़ने पर इकाई के अंक आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इन्हें घटाना है तो 7 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 6। लेकिन अगर 51 में से 23 घटाना है तो इकाई के अंक से अगर हम इकाई का अंक घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, माइनस का 2। माइनस का जब भी आए तो 10 में से आप घटा के लिख दो, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 1 है, 1 3 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 कैरी ले लिया तो 11 में से 3 गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप अगर माइनस में आए तो उसे 10 से घटा के भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट है वो क्या क्लियर हुआ कि यूनिट डिजिट जो हैं गुणा करने पर आपस में गुणा हो जाते हैं, जोड़ने पर जुड़ जाते हैं, घटाने पर घट जाते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट आपको याद रखने, जैसे अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है, 6 है, 5 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है, 6 है, 5 है, तो उस पर चाहे पावर कितनी भी हो उसके इकाई का अंक वही रहता है। वही रहने का मतलब अगर 1 है तो 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो उसके इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 6 पे चाहे जितनी पावर हो उसके इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 5 पे चाहे जितनी पावर हो उसके इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, अब 4 पे आप देख लो, 4 पे अगर पावर 1 है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 पे पावर अगर 2 है तो 6 है। 4 पे पावर 3 है तो क्या है, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पे पावर अगर सम है तो उसके इकाई का अंक 6 होता है, और विषम है तो उसके इकाई का अंक 4 होता है। ऐसे 9 पे देख लो, 9 पे पावर अगर 1 है तो इकाई का अंक 9, 9 के पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या है, 1 है। 9 पे पावर 3 है तो इकाई का अंक 9, यानी कि 9 पे पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा, और अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, अब इस पे बेसिस क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप समझ लो। कुछ नहीं करना है, क्यों, अब देखो 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है उसका भी आप रूल समझ लो। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ 2 पे पावर 1 है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। 2 पे पावर 2 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 2 पे पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा। 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 होगा। फिर 5 करें तो 16 दूनी 32, 2 होगा। फिर 6 करें तो 32 दूनी कितना हुआ, 64, 4 होगा। फिर 7 करें तो 64 दूनी कितना हुआ, 128, 8 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 8 के मतलब 4 की पावर के बाद फिर इकाई के अंक आपस में रिपीट होने लगे। तो इस वजह से इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से मतलब 4 के बाद इकाई के अंक जो है वो रिपीट होने लगते हैं 4 की पावर के बाद। तो इसलिए क्या करते हैं कि 4 से हम, जैसे अब कोई हमसे कहे कि 2 पे पावर 64 का इकाई का अंक निकालो, तो चूंकि पता है 4 के बाद रिपीट करते हैं तो 4 घटाओ, फिर इसमें से 4 घटाओ, तब तक घटाते रहो जब तक कि 4 से कम ना नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली से 4 से काट लेंगे, जो बचेगा वो पावर चढ़ा के उस पर इकाई का अंक निकाल लेंगे। जैसे इसको आप समझो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 की पावर 497 की पावर 1147, इसका इकाई का अंक निकालो। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो पावर दी है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर पावर पूरी पूरी कट जाती है तो जो हमारा इकाई का अंक होगा उस पर पावर कितनी लेंगे, 4 लेंगे। नहीं तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसके इकाई के अंक की पावर बनाएंगे। तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी कितना हुआ, 8, कितना बचा, 3, 34 हुआ। 4 अट्ठे 32, 2, फिर 7 उतारा, फिर 4 छंग कितना हुआ, 24, 3 बचा। तो 7 पे पावर कितनी लिख दी, 3। अब पूरा आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। देखो 7 पे पावर 3 का मतलब 7 सत्ते 49, चूंकि इकाई का अंक निकाल लो तो 9 लो सिर्फ, और 9 सत्ते 63, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है तो 4 से काटो भाई,
4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12 2 और 4 छंग 24, कितना बचा 3। तो 8 पे पावर 3 का मतलब 8 टे 64 4 और 4 अट्ठे 32 यानी कि 2। फिर अब जैसे यहाँ पे 1032 है तो 4 से काटोगे तो 4 से पूरा पूरा कट गया। जब 4 से संख्या जो पावर है पूरी पूरी कट जाए तो क्या लेंगे, इकाई का अंक। इकाई के अंक पे पावर क्या लेंगे, 4। तो 4 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू देखो 4 चक्कू 16, 6 6 चौक 24 4 और 4 चक्कू कितना हुआ 16, यानी कितना जाएगा 6 आएगा। इकाई का अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चूंकि जहाँ पे दहाई बने उसको तुरंत हटा दो, सिर्फ इकाई के अंक को ही आपको काउंट करना है। अगला एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे ये संख्या दी है, ये गुणनफल में दी है, इसको आपको मतलब मल्टीप्लाई करके ये संख्या कई संख्या दी है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक को ही आपस में गुणा करो। तो 4 अट्ठे 32 2, क्योंकि 3 को छोड़ देंगे वो दहाई हो गया। 2 2 सत्ते कितना हुआ 14, 14 तियाँ 4 तियाँ कितना हुआ आपका 12। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे 4317 की पावर 173, 4 से काटो 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, 1 बचा तो 7 पे पावर 1 का मतलब 7 हुआ। ऐसे अगर इसका इकाई का अंक निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखो 6 पे पावर जाए जितनी हो इकाई का अंक 6 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे तो 4 से काटेंगे 4 एकन 4 और 4 सत्ते 28, 7 पे पावर 3 हुआ। और यहाँ पे 4 से काटेंगे 4 एकन 4 और 4 छंग 24 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पे पावर 3 का मतलब क्या 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 सत्ते 49 9, 9 सत्ते 63 3 हुआ। और यहाँ पे 3 और 6 तो 6 18 और 8 तियाँ कितना हुआ 24, यानी कि इकाई का अंक कितना हुआ 4 हुआ। ऐसे इसमें भी निकाल लेंगे और ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक निकालो, इसका इकाई का अंक निकालो और फिर अगर डिवाइड में है तो फिर इस जैसे इसका इकाई का अंक 4 आया, इसका 6 आया, तो पूरे का इकाई का अंक क्या होगा, अगर ये डिवाइड करके लिखा है तो इसमें से 4 में से 6 घटाओ, कितना हुआ माइनस का 2, तो 10 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी, जैसे अगर आपको भाग का क्वेश्चन दिया है तो भाग में ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है आपका भाजक होता है। ये क्या होता है भागफल होता है और ये क्या होता है शेषफल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 52 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो कितने बार जाएगा 4 से, 4 एकन 4 53 ले लेते हैं, तो 4 एकन 4 और फिर 4 तियाँ 12 13 बार गया और बचा कितना रिमाइंडर 1। तो अगर हमें ये 53 निकालना है तो क्या तरीका हमारे पास, इसको इससे गुणा कर दें, 13 चक्कू 52 और 1 जोड़ दें, तो ये जो अंदर वाला टर्म है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि भाज्य बराबर यहीं से फार्मूला बना, क्या होगा भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसको देख लो आप, कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का जो है वो 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। तो क्वेश्चन को वहाँ से पकड़ो जहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मेट आपने बना लिया, देखो दिया हुआ यदि शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल जो है जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भाजक जो है वो भागफल का कितना है, भागफल का कितना है 10 गुना, यानी कि भागफल को अगर हम 10 टाइम करते हैं तो ये भाजक आता है। और ये जो शेषफल का और भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना, यानी कि इसको अगर हम 5 गुना करते हैं, यानी कि शेषफल से अगर हम भाजक पे जाते हैं तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर हम भाजक से शेषफल पे जाएंगे तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे भागफल से अगर हम भाजक को निकालना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर भाजक से हमें भागफल निकालना है तो 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। हमें शेषफल दिया है 46 है, तो शेषफल से अगर हमें भाजक पे जाना है तो ये इसका 5 गुना है, यानी कि भाजक कितना हो गया आपका 230। अब आपको भागफल अगर पता चल जाए तो पूरा भाज्य निकाल सकते हो। तो अगर भागफल से भाजक पे आना होता तो इसको 10 गुना करते, लेकिन भाजक से हमें भागफल निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये कितना आ गया आपका 23। तो आपको सब कुछ पता चल गया, तो निकाल सकते हो भाज्य कितना होगा इसको मल्टीप्लाई करके। समझ गए होंगे आप। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके का भी बनता है। जैसे
किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है। यदि इस संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप ये मान लो कि संख्या एक बार जाती है, मतलब 17 से अगर भाग देने पर 15 बच रहा है, यानी कि 17 से पूरी पूरी संख्या कट गई, 15 शेषफल बचा, यानी कि संख्या क्या होगी 17 + 15 32। अब इसको 11 से अगर काटें तो कितने बार जाएगी, 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 10। हमेशा आप ऐसे क्वेश्चन में ये मान लो कि एक बार संख्या चली गई। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, यानी कि संख्या 4 से पूरी पूरी कट गई, 3 बचा, तो संख्या क्या होगा 4 3 7। अब इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो 7 का वर्ग कितना हुआ 49। इसको 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 9 45, रिमाइंडर कितना हुआ 4 हुआ। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं को अलग अलग 11 और 15 से भाग देने पर शेषफल 5 और 7 बचता है, तो इन दोनों संख्याओं के योगफल को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो, अगर अब दो संख्या के फॉर्म में बन गया, तो अगर पहली संख्या को 11 से भाग देने पर 5 बच रहा है, यानी कि संख्या 11 से पूरी पूरी कट गई, 5 बचा, यानी कि संख्या क्या होगी 11 + 5 16। दूसरी संख्या को 15 से भाग देने पर 7 बच रहा है, यानी कि 15 + 7 22 होगी। अब इनका योगफल कितना हुआ 38। 38 को 8 से विभाजित करोगे तो 8 चक्कू 32, कितना बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इस तरीके का भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या को 4 एवं 9 से लगातार भाग देने पर, लगातार भाग का मतलब 4 से भाग दिया, फिर उसका जो भागफल आया उसको 9 से भाग दिया। लगातार भाग का मतलब यही होता है कि भाग देंगे, फिर जो आपका भागफल आएगा उसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, क्रमशः शेषफल कितना बचता है 3 और 5 बचता है, तो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है संख्याएं बताइए। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या होंगे। ठीक है, इन दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले बेसिक से समझो। देखो, 4 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 3 और 5। तो नीचे से शुरुआत करो, यानी कि क्वेश्चन जो मैंने इससे ऊपर वाला आपको बताया वो वाला ही क्वेश्चन बनना है कि अगर किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब है जो संख्या होगी वो क्या होगी 9 से पूरी पूरी चली गई और 5 बचा, यानी कि 9 × 9 + 5 14, यानी कि इस वाली कंडीशन में हमने ये निकाल लिया भागफल कितना है 14 है। अब 3 से भाग देने पर कितने बार चला गया, मतलब जो 4 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 14 आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे वाला स्टेप निकाल लिया, और शेषफल 3 आ रहा है, तो संख्या क्या होगी 14 चक्कू 56 + 3 कितना हुआ आपका 59। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका आप समझो। 4 से भाग देने पर 4 और 3 से भाग दे रहे थे। ठीक है, 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा था और 9 से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा था। तो पीछे से सॉल्व करेंगे। 9 से भाग देने पर 5 बच रहा है, यानी कि 9 से पूरी पूरी चली गई संख्या, 5 बचा 14 हुआ, फिर 14 3 42 और 3 कितना हुआ 59 हो गया, तो ये संख्या आ गई। ऐसे आपका यहाँ पे और भी एक स्टेप बढ़ा सकते हो। 3 से भाग देने पर 1 बचा, तो 3 से भाग देने पर 1 बचा, 3 और 1 कितना हुआ 4, फिर 4 नाम 36 + 5 कितना हुआ आपका यहाँ पे हो जाता है 41। 41 × 4 + 3 इस तरीके से निकाल सकते थे। कितना भी बड़ा आपका क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि अगर भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो क्या होगा, तो 59 आ गया। अब भाजकों का मतलब पहले 4 और 9 से काट रहे थे, अब 9 और 4 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 छाक 54, कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास 5। फिर 4 से काटेंगे 6 को, तो कितने बार जाएगा 1 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी कि शेषफल क्रमशः क्या बचेंगे 5 और 2। तो समझ गए। अब कुछ फार्मूले हैं जिन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इन फार्मूलों को भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर + 4ab। उसके अलावा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² - 2ab, और इसको हम a + b का होल स्क्वायर - 4ab भी लिख सकते हैं। उसके अलावा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम a + b के होल स्क्वायर में
ए माइनस बी का होल आप स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a² प्लस बी स्क्वायर। अगर घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 4ab। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल आप स्क्वायर क्या होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc है। ऐसे a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी a माइनस बी का। तो ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, इस पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको आप ध्यान रखना, इस पे बेसिस क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के दो फार्मूले होते हैं। एक तो आपका होता है a प्लस बी प्लस सी a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और दूसरा 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल आप स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल आप स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल आप स्क्वायर। अगर इसी फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होगा 3abc। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जैसे अब ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका, अब ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपको अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा तो आप लगा दोगे। भाई देखो, अगर इसको हम a मान लें तो a इंटू ए लिखा है, ये b इंटू बी लिखा है, ये 2a इंटू बी, यानी कि ये a प्लस बी का होल आप स्क्वायर है। a प्लस बी मतलब 456 प्लस 144 600 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब a प्लस बी का होल आप स्क्वायर में से जब हम a माइनस बी का होल आप स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचता है 4ab बचता है, और नीचे a भी दिया है तो इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे यहाँ पे आप देखो a प्लस बी का होल आप स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल आप स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2a² प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। नीचे क्या है a² प्लस बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2 आएगा। जो नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या होगा नन होगा। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे आप, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो ये a³। ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई फार्मूला ही बनेगा, वो चीज़ आप देखो a³ प्लस b³। और ये भी ध्यान रखो कि अगर ये अगर क्यूब में फार्मूला बनेगा, अगर a³ प्लस b³ का बनना है तो ऐसी कंडीशन में a प्लस बी ही आंसर होगा इसका। अगर a³ माइनस b³ का फार्मूला बनना है तो ऐसी कंडीशन में a माइनस बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देख लो, एक क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। ये a³ है प्लस b³ है, नीचे क्या बनेगा a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर हमेशा, तो क्या बचेगा हमारे पास a प्लस बी ही बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये समझ गए होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखो, अगर हम 3 में 5 जोड़ें, यानी कि 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है और 5 भी क्या है विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो दो अगर अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका जो मतलब प्रोडक्ट बनना है वो क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है। ठीक है, अगर 11 और 13 ये भी दो अभाज्य संख्या है, इनको जोड़ें तो क्या आ रहा है 24, यानी कि एक सम संख्या आ रहा है। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो योगफल हमेशा क्या होता है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि दो अभाज्य संख्याओं को अगर आपस में जोड़ें तो योगफल हमेशा एक सम संख्या आता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर पहली अभाज्य संख्या को यहाँ पे ले लें, चाहे 3 के स्थान पे लें या 5 के स्थान पे लें, तो यहाँ पे 2 + 5 करें तो कितना आया 7 आया, 2 + 13 करें तो कितना आया 15। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, और वो कब हो सकता है जब अगर दो अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या है। तो ये बात 100% क्लियर है कि उसमें से एक संख्या जो है वो पहली अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 रही होगी निश्चित रूप से। इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हमेशा एक सम संख्या होता है, ये बात हमेशा याद रखो। लेकिन अगर दो अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या बनना है तो ये बात 100% क्लियर कही जा सकती है कि उसमें से एक संख्या 2 निश्चित रूप से रही होगी। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा।
अगला जैसे तीन अभाज्य संख्याओं को अगर जोड़ें तो इनका योगफल क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ें तो योगफल क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से एक संख्या को हटा के, किसी को हटा के उसके स्थान पे पहली अभाज्य संख्या यानी कि 2 रख दिया जाए तो इसका जो योगफल है वो सम संख्या आएगा। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि नॉर्मली तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या होता है, लेकिन अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उसमें से एक संख्या जो है वो 2 रही होगी, यानी कि पहली अभाज्य संख्या रही होगी। क्लियर? तो अब इस पे बेसिस क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हो सकता है आपने इससे पहले ना पढ़ा हो। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 91 है तो दोनों अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। अब आपको पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप। आपको पता होना चाहिए कि दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो नॉर्मली क्या आता है, सम संख्या आता है। लेकिन अगर दो अभाज्य संख्याओं का योगफल यहाँ पे विषम संख्या आ रहा है तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इसमें से एक संख्या 2 होगी। तो अगली संख्या क्या होगी, 91 में से 2 घटा दो 89। नहीं तो अभाज्य संख्याओं को लगाने का कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई एक कॉन्सेप्ट, एक रेगुलरिटी नहीं होती है, तो संख्या हम मान ही नहीं सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला दिया है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। अब देखो, तीन अभाज्य संख्या, तो तीन वाला फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली तो तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या होता है, लेकिन अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या आ रहा है तो इसका मतलब एक संख्या 2 निश्चित रूप से होगी। तो एक संख्या तो 2 हो गई, इसका मतलब बची जो 2 हैं उनका जो योगफल है वो कितना हो गया आपका 98, और इनका डिफरेंस कितना है 36। तो अगर योगफल पता है और डिफरेंस पता है तो बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसे जोड़ के आधा कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका 67, और छोटी संख्या निकालनी है तो घटा के आधा कर देंगे, कितना हो गया 31। तो संख्याएं क्या आ गई, 2, 67, 31। ठीक है। अब एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है कि चार लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 385 और 385 तथा 1001 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखो, जैसे 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा 3/5, यानी कि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका अनुपात भी वही होता है। यानी कि अनुपात अगर आपको पता चल जाए तो संख्या पता चल जाए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कुछ एक दूसरे से कटते नहीं है, इसका मतलब अभाज्य संख्याएं जो होती वही उनका अनुपात होगा। तो पहली 3 का गुणनफल कितना दिया है, मान लेते हैं संख्याएं क्या हैं, ए बी सी और डी हैं। तो पहली 3 यानी कि ए बी इंटू बी इंटू सी कितना है 385, बी इंटू सी इंटू डी कितना है 1001। अब आपको अगर किसी जुगाड़ से रेशियो पता चल जाए तो आप लगा सकते हो, क्योंकि रेशियो पता चलने का मतलब संख्या पता चल गई। तो आप क्या करो कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, डी और ए का आपको अनुपात पता चल जाएगा, कितना आया 13:5, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो 13 हो गई और सबसे छोटी संख्या जो है वो 5 हो गई। और इसी में से कुछ आपसे पूछ रहा होगा बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 13 हो गई। बाकी पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले, उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। जैसे 9 है, 9 का अगर हम वर्ग करें तो कितना आएगा 81। उसके बाद अगली संख्या 10 है, 10 का वर्ग करें तो कितना आया 100। इनका डिफरेंस कितना है 19, और इनको अगर जोड़ के देखें तो कितना आएगा 19 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट और ये निकाला कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा उनके योगफल के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आपका आता है, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर 97 उनके वर्गों का अंतर है, इसका मतलब है उनका योगफल भी 97 होगा, उनका जो योग होगा
वो भी क्या होगा 97 होगा। और अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं तो डिफरेंस उनका कितना होगा 1 होगा। अगर दो संख्याओं का योग पता है और अंतर पता है तो बड़ी संख्या अगर निकालनी है इसको जोड़ के आधा कर दो, कितना हो गया 98 + 1 97 + 1 98/2 यानी कि 49। और छोटी संख्या निकालनी है 97 - 1 96 और 96/2 करेंगे तो कितना हो गया आपका 48। क्लियर, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी ये मैंने बेसिक से लगाने का तरीका आपको बता दिया। अब इसमें से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता है, इसको आपको लगाने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब लगातार संख्याएं तो उनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, तो वर्गों का योग है, ये नॉर्मली योग नहीं है। तो ऐसे अब उनका जो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो इसका हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब 3 से काटो तो कितना हुआ 3 × 3 और फिर कितना हुआ 3 × 12 और 3 × 12 3 × 3 3 × 12 2 बचा। तो वर्गों का योग है, तो इसका मतलब है जो इसका एवरेज होगा, तो जो मतलब संख्याएं हैं वो वर्ग संख्याएं होंगी। तो हमने इनका एवरेज निकाल लिया। और ये जो एवरेज लोगे, जैसे मान लेते हैं 147 आ जाता है यहाँ पे, तो जब संख्याओं का वर्ग है तो ये जो संख्या है ये देखोगे कि इससे आसपास की कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर होता है। तो ये 144 आ गया, यानी कि 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो ये संख्या 12 हो गई, तो ये वाली 11 हो गई, ये 13 हो गई। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। जैसे कि आपका मान लेते हैं कि इससे काटते और हमारे पास 170 आता, तो हम संख्या क्या लेते, चूंकि वर्गों का योग दिया है तो 169 इसके आसपास की संख्या है जो 13 का वर्ग होता है, तो 169 लेते, यानी कि ये 13 हो जाती संख्या, ये 12 हो जाती, ये आपकी क्या हो जाती 14 हो जाती। क्लियर। अभी और आगे क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ जाओगे। जैसे कि 4 लगातार संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 294 है, ठीक है। अब 4 अगर संख्याएं हैं तो इसका जो एवरेज है वो बीच वाली जो 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज होगा, यानी कि इन दोनों के एवरेज से, मतलब जो 4 संख्याएं उसमें 2 संख्याएं आएंगी बीच में, तो इन दोनों का एवरेज इनका एवरेज होगा, ठीक है। तो वर्गों का योग कितना है 294, तो इसका एवरेज निकालो कितना होगा। देखो 4 से काटो तो 4 से काटेंगे तो कितना हुआ 4 × 24, 4 × 7 = 28 और फिर कितना हुआ अब 4 × 3 = 12। तो इसका मतलब है इनका एवरेज जो है बीच वाली जो 2 संख्याएं उनका एवरेज 73 आ रहा है। तो 73 से पहले की वर्ग संख्या कौन सी होगी, मतलब इससे पहले कौन सी वर्ग संख्या आती है आपकी 64 आती है, ठीक है। और इसके बाद कौन सी आती है 81 आती है, यानी कि ये संख्या आपकी 8 हो गई, ये संख्या 9 हो गई, ये 10 हो गई और ये 7 हो गई। तो समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। जैसे 4 लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 734 है, तो इसका मतलब एवरेज निकालो। तो 734 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 1 कितना हुआ 4, कितना बचा 3, 4 × 8 = 32 हुआ और 1 4 और 4 × 3 = 12, 183 आया। तो 183 इससे पहले मतलब 183 से पहले किसका वर्ग आता है 13 का 169 आता है, और इसके बाद आपका कौन सा आएगा 196 आता है, यानी कि ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। तो संख्या आ गई। और अगर इसे आप बेसिक से लगाने की कोशिश करो तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आप लगा पाओगे। कैसे, 4 लगातार संख्याओं के वर्ग हैं, वर्गों का योग दिया है, तो पहली संख्या x अगर मानोगे इसका स्क्वायर, फिर x + 1 का स्क्वायर, फिर x + 2 का स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर और बराबर 734। तो लगाते रहो, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा कभी। ऐसे 7 सतत 2 विषम संख्याएं। आप अगला कॉन्सेप्ट समझ लो, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है। जैसे 2 लगातार जो विषम संख्या उनका गुणनफल कितना है 6723 है, ठीक है। तो आपको निकालना है वो संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, बस आपको ये पता होना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है। तो आपने देखा यार 8 का वर्ग होता है 64, तो 80 का वर्ग कितना हुआ 6400, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू है वो 6400 से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है 6400 से ज़्यादा है इसका। और 90 का वर्ग कितना हुआ आपका 8100। तो आपने ये
तुलना जब इस तरीके से की तो आपको ये समझ में आ गया कि जो संख्या है 6400 का मतलब 80 और 90 के बीच की होगी, क्योंकि 6400 से ज़्यादा और 90 के वर्ग 90 का जो वर्ग है 8100 उससे कम है, यानी कि जो नंबर है वो 80 और 90 के बीच वाला है। अब आपको पता है कि 80 और 90 85 से एक बैरियर होता है 85। देख लेते हैं कि ये 85 से ऊपर वाली संख्या है या 85 से नीचे वाली संख्या। तो 85 का वर्ग कितना होता है 25 और 9 × 8 = 72, ये कम है, इसका मतलब है संख्याएं 80 और 85 के बीच की हैं। तो दो विषम संख्याएं 80 और 85 के बीच की क्या होंगी, एक होगी 81, एक होगी 83। क्लियर? तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इस अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 495 है। अब 5 है तो जाहिर सी बात है एक संख्या 5 होगी। अब यहाँ पे देखो 60 का वर्ग कितना होता है 3600 और 7 का वर्ग कितना होता है 70 का वर्ग कितना होता है 4900। ये इसके बीच में आ रहा है, यानी कि संख्या 60 और 70 के बीच की होगी। अब 65 का वर्ग कितना हुआ 25 और 7 × 42, यानी कि ये संख्या 60 और 65 के बीच की है। अगर एक संख्या यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, इसका मतलब वो 65 होगी, तो बची संख्या कितनी हो गई 63। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके की सीरीज वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, आपका दो ही नंबर बचते हैं, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊपर वाला टर्म बचेगा तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे नीचे वाला अगर टर्म बच रहा तो यहाँ पे ऊपर वाला टर्म बचेगा। तो सीरीज बनती है, बस उसको आपको समझना है। जैसे कि आपको जितने भी फॉर्मेट इसमें बनते हैं वो सारे मैं बता रहा हूँ आपको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बन के आएंगे, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। 1 - 1/n + 1 प्लस 1 - 2/n + 1, इस तरीके से 1 - n/n + 1 है। ठीक है, तो अगर हम 1 कॉमन लें तो वो कितने बार है, n बार है, यानी कि n लिख सकते हैं। 1 × n का मतलब n ही लिख सकते हैं। और माइनस ये क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + n तक है, और नीचे कितना आएगा n + 1। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n × n + 1/2, और n + 1 ये है नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका n/2। अब जैसे ये सीरीज दी है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो 3/4 इसको सॉल्व किया तो 4/3, इसको सॉल्व किया तो 5/3। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 7, यानी कि 1/7 आ गया। फिर ये सीरीज़ है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचा है, यहाँ पे 2/3, 3/4 और n-1/n बचा। तो यहाँ पे देखो 2 कट रहा, 3 कट रहा, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला टर्म बचा आपके पास, इसका मतलब है यहाँ पे नीचे वाला टर्म बचेगा। ये मैंने आपको बताया, तो 1/n हो गया। अब जैसे अगर नीचे वाला टर्म बचा होता तो यहाँ पे ऊपर वाला टर्म बचा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस फॉर्मेट पे भी है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3, 7/5, 9/7 और ये आया। तो देखो आप यहाँ पे 5 कट रहा 5 से, 7 कट रहा 7 से, तो ये नीचे वाला टर्म यहाँ पे पहले बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाला टर्म बचेगा, तो 1003/3 आएगा आपका। बस यही देखना है आपको कि यहाँ पे अगर नीचे वाला टर्म बच रहा तो इधर ऊपर वाला बचेगा, यहाँ पे ऊपर वाला बच रहा तो नीचे वाला बचेगा यहाँ पे। फिर 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं 3/4। देखो 1/4 और 1 घटाएंगे तो 4 × 1 4 में से 1 गया 3/4। तो अब इसे 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 को कोई ना कोई इस तरीके से फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि वो कट जाएगा। तो देखो 4 को 1 × 3 लिख सकते हैं, तो 1 × यहाँ पे नहीं, 1 × 3 नहीं, यहाँ पे इस तरीके से होगा आपका, 3 डिफरेंस आना चाहिए। तो 4 × 1 4, 1 × 4 लिख सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 × 3/2, 2/3 × 4/3 × 3/4 × 5/4। तो यहाँ पे देखो क्या टर्म कट रहा है आपका, 3/2 से 2/3 कैंसिल हो गया, 4/3 से 3/4 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 1/2 पहला वाला बच रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा। तो 1/2 × 86/85 सॉल्व कर लो तो 43/85 आएगा आपका। अगला 3/4 + 5/36 + 7/144
प्लस 19/8100, तो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 4, तो 3 का गैप है वो ऊपर दिया है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - 1/4, तो यही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे पहला वाला टर्म बच रहा, तो यहाँ पे लास्ट वाला। ऐसे कंडीशन में आपका पहला और लास्ट ही बचता है। जैसे यहाँ पे 1/2 प्लस 1/6, तो इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं, तो डिफरेंस ऊपर 1 का है, तो 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3, तो यहाँ पे पहला और लास्ट वाला टर्म बच रहा है, यानी कि ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1/10 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ऊपर गैप नहीं दिया है, तो 2 × 5 लिख सकते हैं, 3 है, तो 3 सभी में आएगा, तो 3 हमने यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 3 ये बाहर कर लिया, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, जो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका निचोड़। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि 17 की पावर 113 प्लस 12 की पावर 113 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होता है, यानी कि ये कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है, तो ये किस फॉर्म में है, x की पावर n प्लस a की पावर n, तो इस कंडीशन में इसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो क्या होता है x प्लस है, यानी कि 17 + 12 कितना हुआ आपका 29, यानी कि संख्या 29 से कटेगी। क्लियर। अगला इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो उससे कैसे करेंगे, यहाँ पे मिनिमम 4 की पावर क्या है 91, तो ये कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, तो 4 की किसी पे भी पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 4 प्लस 4 चक्कू 16, 64, 64 16 कितना हुआ 80, 4 84 1 85, तो संख्या किससे कट रही है 17 से कटता है 85, बिल्कुल यही संख्या मतलब यही नंबर होगा जो आपका इस संख्या को काटेगा। अगला 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दिया है 77, अगर 3 संख्याएं हैं तो इसका एवरेज क्या होगा बीच वाली संख्या होगा, तो इसका जो एवरेज है वो निकाल लो, 3 से काटोगे तो कितना हुआ आपका, अब चूंकि वर्ग संख्या है तो जो भी आएगा उसे वर्ग संख्या के रूप में लेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और कितना बचा 1 7 और 5 कितना हुआ 15, तो 25 तो वर्ग होता है, यानी कि ये संख्या बीच वाली क्या हो गई 25 5 का वर्ग होता है, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 4। अगला क्वेश्चन x बराबर है 106, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर हम खोलें ब्रैकेट तो x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 3x, तो यहाँ पे -1 और +1 ऐड कर लो, तो यहाँ पे अगर हमने -1 ऐड किया तो ये x - 1 का होल क्यों हो गया +1, तो इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखो ये रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने क्वेश्चन दिया आपको 94 की पावर 1196/93, तो यहाँ पे क्या है a+1/a वाला कॉन्सेप्ट बनना है, यानी कि इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, 1 + 7/93, तो ये कम ही है, यानी कि यही इसका रिमाइंडर आ जाएगा 7 + 1 8। अगला क्वेश्चन 6 लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 6 संख्याएं, इसका मतलब है एवरेज क्या होगा, बीच में कौन संख्या होगी तीसरी और चौथी होगी, तो इसको काट के देखो भाई 6 से काटो तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो 6 से काटेंगे 6 × 3 = 18, कितना बचा आपके पास 4 9 6 7 42 6 8 48, 1 बचा 9 6 3 18 383 हुआ। 383 के पहले क्या होता है 361 होता है और बाद में 400 होता है, यानी कि ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, बाद वाली भी संख्या निकाल सकते हो। तो समझ गए होंगे आप। अगला दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, हमेशा याद रखो व्युत्क्रम का मतलब ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1/a, बी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो योगफल बटे गुणनफल होता है, तो योगफल कितना दिया है 12 बटे गुणनफल कितना 35, यही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी याद रखना। अगला 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर वैसे इस क्वेश्चन को करना है तो देखो 1 से लेकर के 74 तक संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी और उतनी घटानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगाओ, क्या बताया था आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फिर लास्ट टर्म माइनस पहले से पहले वाला पद, तो 75 से पहले क्या आएगा 74/2, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1978, बाकी बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा,
तो इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट जो नंबर सिस्टम है उसका रिवीजन कर लिया। जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ के बाद आप कोई भी बुक अगर लगाओगे तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप कहोगे तो किसी भी बुक का सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा, चाहे वो राकेश यादव के क्लास नोट्स हो या कोई और भी बुक, ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और अगर आपका इस वीडियो पे प्यार बना रहा तो हम जो लगातार क्लासेस हैं, मतलब जैसे नंबर सिस्टम अपलोड किया, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ, एलसीएम, सारी क्लासेस आपकी इस तरीके से अपलोड होंगी। एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।